जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों। मेरा नाम है ऋतिक कुमार और मैं आप सभी का ऋतिक आर्ट चैनल में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम श्याम बाबा का पोर्ट्रेट बनाएंगे। मैं आपके साथ पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे श्याम बाबा का आउटलाइन ऑलरेडी बना के रखा है। अभी हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। इस आउटलाइन को मैंने कैनवस में बनाया है और इसे बनाने के लिए मैंने मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है और ये फ्री हैंड आउटलाइन है। इसको बनाने के लिए मैंने कोई भी ग्रीड मेथड का यूज़ नहीं किया है। अब हम कलरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको सारे मटेरियल्स के बारे में बता देता हूँ। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैं 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेज़ का यूज़ करूँगा। पहला तो है फिल्बर्ट, दूसरा एंगुलर, थर्ड है फ्लैट ब्रश और फिर है उसके बाद राउंड ब्रश। यहाँ पे जो भी फ्लावर वाला पार्ट है उसके लिए मैं यहाँ पे फिल्बर्ट ब्रश का यूज़ करूँगा और जो भी डिटेलिंग वाला पार्ट है उसके लिए मैं एंगुलर और राउंड ब्रशेज़ का यूज़ करूँगा। जो भी लार्ज एरियाज़ है उसके लिए मैं फ्लैट ब्रशेज़ का यूज़ करूँगा। ये तो हो गया ब्रशेज़। फिर उसके बाद कलर की टोनल वैल्यू को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे रफ़ कैनवस को काट के ले लिया है। इसको मैं यूज़ करूँगा कलर की टोनल वैल्यू चेक करने के लिए, और फिर इसमें जब एक बार सेटिस्फाई हो जाऊँगा तो फिर इसके बाद इसमें अप्लाई करूँगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है, डायरेक्टली अप्लाई करने से कलर का टोनल वैल्यू गलत अप्लाई हो सकता है। इस पेंटिंग में कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे कैमल का आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहा हूँ और ये ट्यूब फॉर्म में है। अभी सबसे पहले तो मैं इसमें से जो भी शेड्स है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। शेड्स सेलेक्ट करने के समय आपको रेफरेंस पिक को ऑब्जर्व करना है और उसके बेसिस पे आपको शेड्स को पहले ही अलग कर लेना है, तब जाके आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। जब आप कलरिंग कर रहे हो तो आप ब्रश को वॉश करने के लिए एक बाउल ले लो और उस बाउल में वाटर ले लो जिसमें आप अपने ब्रश को प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कलरिंग मिक्सिंग के लिए वो है पैलेट। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक पैलेट लिया है। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी पैलेट ले सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस कलर के सेट में ये कुछ पर्टिकुलर शेड्स के कलर हैं। अभी हम इन कलर में से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शेड्स को अलग करेंगे। यहाँ पे आप रेफरेंस पिक देख सकते हैं। तो रेफरेंस पिक के बेसिस पे आपको कलर का शेड्स को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जो भी कलर ज़्यादा यूज़ हुआ है उसको आपको अलग कर लेना है। फिर उसके बाद धीरे 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 जो भी उससे कम यूज़ हुआ है फिर उससे कम यूज़ हुआ है उसके बेसिस पे आपको कलर का शेड्स को सेलेक्ट कर लेना है। वाइट एंड ब्लैक तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी से वैल्यू एडजस्ट होता है। उसको आपको पहले ही अलग कर लेना है। इस तरह से आपको एक साफ़ कपड़ा ले लेना है जिसमें कि आप अपने ब्रश को अच्छे से क्लीन कर सको। जब आप ब्रश को वाटर में डुबा के उसमें क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ वाटर रह जाता है। अगर आप इस कपड़ा का यूज़ करोगे उस ब्रश को क्लीन करने के लिए तो ये उसमें से वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और इससे आपका ब्रश का जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा। इस तरह से आपको इस तरह से एक साफ़ कपड़ा ले लेना है ब्रश को क्लीन करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे सारे मटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आता है कलरिंग का प्रोसेस। कलरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप यहाँ पे रेफरेंस पिक को देख सकते हो। इस रेफरेंस पिक को देख के आपको प्लानिंग करना है। आप देख सकते हैं इसमें एक सेंटर पार्ट है और फिर उसके बाद साइड में फ्लावर्स हैं। बहुत सारे बिगनर यहाँ पे ये गलती करेंगे, वो डायरेक्ट मिडिल पार्ट में जो कि सेंटर ऑफ द पेंटिंग है उसको अप्रोच करेंगे। यहाँ पे वो गलती कर देते हैं। हम उसको कलरिंग ना करके हम उसको लास्ट में कलरिंग करेंगे। सबसे पहले जो भी फ्लावर वाला पार्ट है उसको हम टच करेंगे और वहाँ से अपना कलरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जब एक बार कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा तब हम लास्ट वाले पार्ट में टच करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फ्लावर वाले पार्ट से कलरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप भी कोई भी एक पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पोर्ट्रेट का जो भी ग्रीन पार्ट था उसमें कलरिंग कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आपको भी स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। अब हम येलो वाला पार्ट में मूव करेंगे इसके बाद। यहाँ पे जो भी लीव वाला एरिया था उसमें हम कलरिंग कर लिए हैं। इस तरह से आप प्लानिंग के साथ कलरिंग करोगे तो आपका जो कलरिंग का एक्सपीरियंस है वो एकदम ऑर्डर में रहेगा और वो एकदम अच्छा से होगा। आपको एक टाइम पे एक कलर पे ही काम करना है। जब उसमें हो जाए फिर उसके बाद आप अगले नेक्स्ट कलर में मूव करें। अब पूरा फोकस जो हमारा होगा वो येलो कलर में होगा। आप भी इसी तरह से जब भी कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हो या फिर एक्रेलिक पेंटिंग बनाते हो तो उसमें आपको
पार्ट बाय पार्ट मूव करना है। एक ही बार में आपको मतलब कहीं पे भी किसी में भी काम नहीं करना है, कोई भी एरिया में पार्ट बाय पार्ट काम करोगे तो आपका जो आउटकम होगा वो एकदम अच्छा होगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये मेरा यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है कलरिंग का, तो आप इसको एकदम दूर से जाके बैठ के अच्छा से ऑब्ज़र्व करो और अपने आँख से ऑब्ज़र्व करो और देखो कि कलरिंग सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। कलरिंग सही से हुआ है कि नहीं हुआ है इसको पता करने का एक सही तरीका है। सो अगर आपका कलरिंग सही हुआ होगा तो जो भी एलिमेंट्स होगा, जैसे यहाँ पे ये पत्ता है तो ये पत्ता का जो एलिमेंट्स है वो आपको एकदम रियलिस्टिक लगेगा। सो रियलिस्टिक लगने के लिए जो भी वैल्यूज़ होगा वो अपनी जगह में सही से हुआ होगा उसमें काम, तब जाके वो आपके आँख को समझ में आएगा और वो अपीलिंग लगेगा, विजुअली अपीलिंग लगेगा। अगर उसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको कुछ अलग लगेगा, तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं कलरिंग में गलती हो रहा है। सो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लीफ के डार्क वैल्यूज़, मिड वैल्यूज़ और लाइट वैल्यू तीनों में कलरिंग अच्छे से हो गया है। तो इसीलिए जब आप इसको लीफ को देखोगे तो ये आपको लीफ की तरह लगेगा। सो ये एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो कि कलरिंग का जो प्रोसेस है वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो लीफ में कलरिंग कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे फ्लावर में मूव करूँगा। सो फ्लावर में कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे फिल ब्लड ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। इससे जो आपका फ्लावर का जो पार्ट्स होते हैं उसमें एकदम रियलिज़म इफेक्ट आता है, तो आपको भी इसी ब्रश का यूज़ करना है। और अगर आप चाहे तो फ्लैट ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम पिंक वाले फ्लावर में कलरिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके डार्क वैल्यूज़ में कलर कर लेते हैं और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे राउंड ब्रश का यूज़ करके इसमें डिटेलिंग ऐड करूँगा। माइन्यूट डिटेलिंग के लिए हमेशा आपको छोटे साइज़ का राउंड ब्रश यूज़ करना है। सो कलरिंग करते समय मुझे एक प्रॉब्लम आया था, तो अभी मैं आपके साथ वो प्रॉब्लम को शेयर करता हूँ। सो जब मैं फ्लावर वाले पार्ट्स में कलरिंग कर रहा था तो मैं अपना जो डिस्टेंस है कलरिंग का उसको थोड़ा सामने रख रहा था वॉल के, जिसके कारण मैं फ्लावर वाला पार्ट को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था और इससे मैं बेटर आउटकम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। सो थोड़ा देर के बाद मेरा बैक बोन भी दर्द देने लगा, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। तो ये छोटा छोटा बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। जब भी आप वॉल में कोई भी पेंटिंग करते हो तो आपको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, जिससे कि आप जो कलरिंग कर रहे हो उसको एकदम अच्छे से ऑब्जर्व भी कर पाओ और साथ में अपना बेटर आउटकम निकाल के प्रोड्यूस कर पाओ। जब भी आप फ्लावर में कलरिंग करते हो तो आपको हमेशा लेयर बाय लेयर करना है कलर, जिससे कि उसका जो आउटकम है वो एकदम रियलिस्टिक हो। सबसे पहले आपको डार्क वैल्यूज़ में कलरिंग करना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको एक एक वैल्यू लेयर बाय लेयर उसमें ऐड करते जाना है। इसी से उसका जो ओवरऑल आउटकम है वो रियलिस्टिक होगा। सो अगर अभी तक मैं यहाँ इस पेंटिंग की बात करूँ तो ये जो येलो वाला फ्लावर वाला पार्ट था ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। इसे करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सो मैं आपको बता दूं कि आपको एकदम पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस आपको लूज़ नहीं करना है, भले आपको कितना भी टाइम लगे। अगर आपका कहीं गलती हो रहा है तो आप थोड़ा देर के लिए रुक जाओ, ऑब्ज़र्व कर लो कहाँ गलती हो रहा है, फिर उसके बाद आप फिर से वापस आओ और फिर से एफर्ट डालो। और पेंटिंग के करने के थ्रू आउट द पेंटिंग आप एक लर्निंग हैबिट डेवलप करोगे कहाँ आपका गलती हुआ, और वो गलती आपका सेकेंड टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। तब जाके इस तरह से आपका जो लर्निंग का एक्सपीरियंस है वो एकदम ग्रो होगा और आपका पेंटिंग है वो एकदम अच्छा से निकल के आएगा। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपने गलती से सीखते हुए जाना है। तो इसी के साथ अब हम सेंटर में मूव करेंगे पेंटिंग के। तो सेंटर वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब हमको पेशेंस लूज़ नहीं करना है, हमको एकदम पेशेंस बना के रखना है और फुल पेशेंस के साथ कलरिंग पे फोकस करना है और बेस्ट आउटकम निकालने की कोशिश करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे आपको अपने फोकस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। सो अब हम पेंटिंग के सेंटर पार्ट में कलरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो रेफरेंस पिक में ऑब्ज़र्व करके सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डार्कर वैल्यूज़ में कलरिंग करूँगा, फिर उसके बाद मिड वैल्यूज़ में, और फिर उसके बाद उसमें जो भी लाइट वैल्यू वाले एरियाज़ है उसमें कलरिंग करूँगा। तो आपको कलर मिक्सिंग पे बहुत ध्यान देना है, कहाँ पे लाइट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको डार्क कलर का यूज़ करना है, और जहाँ पे मिड है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देना है। जब आप कलर मिक्सिंग करते हो तो आपको कलर की टोनल वैल्यू को एडजस्ट करने आना चाहिए, तभी जाके आप अपने रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग कलर को प्रोड्यूस कर पाओगे और अपने आर्टवर्क को एकदम अच्छा कर पाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे
प्रॉपरली मुकुट के सारे एरियाज़ में कलरिंग कर लिया है। सो अब हम मिडिल वाले पार्ट में मूव करेंगे। सो इसमें कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, और जब मैं डिटेलिंग वाले पार्ट में मूव करूँगा तब मैं माइन्यूट डिटेलिंग के लिए छोटे साइज़ का राउंड ब्रश यूज़ करूँगा। तो इसी तरह से आपको ब्रश का भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा ब्रश यूज़ करना है। सो इसी के साथ अब हम डिटेलिंग में मूव करते हैं। सो मुकुट के डिटेलिंग में मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि इसका जो आउटकम है और अच्छा प्रोड्यूस हो। सो रेफरेंस पिक में मुझे बेसिकली ऑब्ज़र्व करने में प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि फ़ोटो थोड़ा क्लियर नहीं था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने से इसमें डिटेलिंग ऐड किया है। तो आप भी इसी तरह से अपने से कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। बेसिकली आपका जो गोल है वो ये है कि जो आउटकम है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डिटेलिंग मैंने अपने आइडिया से एग्जीक्यूट किया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप भी डिटेलिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आर्टवर्क का ओवरऑल आउटकम एकदम अच्छा होना चाहिए। तो इस मुकुट के हाइलाइटेड एरियाज़ में कलरिंग करने के लिए मैं पे वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और इसका यूज़ करके जो भी इसमें शाइनी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को मैं एड्रेस करूँगा। तो इसी तरह से आप भी कोई भी लाइटर वर्जन की कलर का यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो उसमें वाइट कलर यूज़ करके उसका वैल्यू को और लाइट भी कर सकते हो। तो हमने मुकुट में सारे डिटेलिंग ऐड कर लिए, तो अब हम बाबा के फेस में कलरिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डार्कर वैल्यू के कलर से स्टार्ट करूँगा। सो इसके बाद डिटेलिंग ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे छोटे साइज़ का राउंड ब्रश यूज़ करूँगा, और उससे जो भी हाइलाइटेड एरियाज़ है उन सब में कलरिंग करूँगा। फिर इसके बाद अब हम आइज़ वाले पार्ट में मूव करेंगे। सो आइज़ में कलरिंग करने के लिए मैं अगेन यहाँ पे छोटे साइज़ का राउंड ब्रश यूज़ करूँगा, जिससे कि मैं अच्छे से इसको हैंडल कर पाऊँ और प्रॉपरली डिटेलिंग ऐड कर पाऊँ। सो इसी तरह से आपको भी अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ब्रश को चूज़ करना है। ये नहीं कि आप गलत जगह में गलत ब्रश यूज़ कर लोगे तो उसका इफ़ेक्ट गलत ही निकल के आएगा। सो इसीलिए आपको ब्रश प्रॉपर चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं आई वाले पार्ट में हमने कलरिंग कंप्लीट कर लिया, तो अब हम बाबा के फेस में मूव करेंगे। सो फेस में कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर का कलर यूज़ करूँगा। सो इसका यूज़ करके जो भी एरियाज़ है वहाँ पे मैं कलर अप्लाई कर दूँगा। सो ये पोर्ट्रेट में कैनवस में बना रहा हूँ, तो जब भी आप कैनवस में काम करते हो तो आपको कलर ब्लेंडिंग पे ख़ास ध्यान देना है। जब आप कलर ब्लेंडिंग अच्छा से कर पाओगे तभी आपका जो आर्टवर्क का क्वालिटी है वो एकदम रियलिस्टिक होगा। सो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो इसी के साथ श्याम बाबा का ये पेंटिंग कंप्लीट होता है। सो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जय श्री श्याम।